कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको देती हूँ, और ये है वो प्लान ऑफ एक्शन। 10 दिन में आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेंस के पर्पस से एंड प्रीलिम्स के पर्पस से कवर हो सकता है, इफ यू अडॉप्ट द राइट अप्रोच। और उसका राइट अप्रोच कैसे है, आई विल बी टेलिंग यू नाउ कि डे 1 फर्स्ट डे, सपोज आप इस वेबिनार के पास जाते हो, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट उठाते हो, और आपको आज क्या करना है, आपको 2 टॉपिक्स करने हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से और प्रियम्बल से मोस्टली प्रीलिम्स पे क्वेश्चंस हैं, मेंस पे बहुत कम क्वेश्चंस हैं। आपको उसको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है, आपको सिर्फ बेयर एक्ट पढ़नी है, आपको बेयर एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सॉरी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट सेक्शंस की आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आर्टिकल्स पढ़ के आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल की ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में एक आर्टिकल है जो बात करता है कि स्टेट्स को कैसे ऑल्टर कर सकता है पार्लियामेंट। तो अ पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किस मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, टफ मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी से आप स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकते हो, एंड दैट इज द आंसर टू दिस इज सिंपल मेजोरिटी। ये आपको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है। फिर सिटीजनशिप, आप आज के दिन में 2 टॉपिक्स कवर करोगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, अब बनता है, पहले नहीं बनता था, अब बनता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि अमेंडमेंट हो गया है, पूरा एक एक्ट आ गया है। उस एक्ट को कंपेयर करने के लिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 से उसका कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेवेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। उसके बाद आपको वो जो अमेंडमेंट आया है वो उसका एक ब्रीफ आइडिया लेना है, उसको कंपेयर करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए 1955 और अभी वाले जो अमेंडमेंट हुआ है उस एक्ट में। आपको एक पेपर लेना है, एक छोटा सा पेपर लेना है, पॉइंट्स बनाने हैं, सिनॉप्सिस लिखने हैं, और उसको वहीं पे पार्ट 2 के पास सिटीजनशिप वाली बेयर एक्ट, जो सिटीजनशिप आर्टिकल 5 जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर स्टेपल कर लेना है बेयर एक्ट में। क्योंकि जिससे आपका जब पेपर होगा मेंस का या प्रीलिम्स का, आपको पता होगा ये 5 पॉइंट्स, आपको एकदम याद आ जाएगा ये सिनॉप्सिस देख के कि हाँ ये एक्ट था। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता भी है कोई सिटीजनशिप से रिलेटेड, आप यू विल बी एबल टू आंसर इट। And if at all a question comes in mains, to write an article about Citizenship Amendment Act or to write an article critically analyzing the act, you can easily go with it. आपके पास headings होंगी, आपके दिमाग में चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको डे 1 में आज ये करना है, रात तक आप ये 2 टॉपिक्स करो। डे 2 एंड डे 3 आई हैव केप्ट डेलिबरेटली फॉर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के एक आर्टिकल पे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक आर्टिकल पे, कोई भी आर्टिकल आप छोड़ नहीं सकते। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 तक आपको सारे आर्टिकल्स पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आप पूरा दिन कल का सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को दो, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 16 तक। फिर हाँ, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 थोड़े छोटे हैं, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी भी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, बट आप उसको छोड़ नहीं सकते व्हेन इट कम्स टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। और आप परसों का दिन पूरा डे 3 दूसरे फंडामेंटल राइट्स पे दो, आर्टिकल 17 से लेके आर्टिकल 32 तक। अब 32 में रिट्स है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकती है, डिफरेंसेस में भी आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर रिट का आपस में क्या कनेक्शन है और जो जितनी भी रिट्स है वो क्या बोलती है, वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। ठीक है, तो अब ये दोनों दिन आप फंडामेंटल राइट्स में दे रहे हो। फंडामेंटल राइट्स जो आप पढ़ रहे हो तो रिमेंबर कि आप बेयर एक्ट के नीचे वाली अमेंडमेंट्स भी पढ़ो। यूनिवर्सल का बेयर एक्ट से आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में काफी अमेंडमेंट्स आई हैं, तो आप फिर उसकी बेयर एक्ट की अमेंडमेंट्स देखते देखते आर्टिकल पढ़ना फंडामेंटल राइट का, जिससे आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी साथ में हो रही है और आप मेंस का अगर कोई आंसर आता है तो आप वो अमेंडमेंट साइट कर पाओगे उस आंसर में, है ना। और वही आपको सेम अप्रोच लेके चलना है कि आपको वो स्टेपल करना है, एक पेपर में पॉइंट्स लिख के सिनॉप्सिस बना के वहीं पे एक आर्टिकल के पास आप वो या तो आप बेयर एक्ट में लिख लो या फिर आप एक पेपर में स्टेपल करके वहीं पे बेयर एक्ट में लिख के रखो। फिर डे 4 है डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसे लॉन्ग क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं है। ये प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में। तो डीपीएसपीज को आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सारे आर्टिकल्स की क्रोनोलॉजी याद करनी है, इंडेक्स याद करना है, एक आर्टिकल के अंदर की लैंग्वेज पढ़नी है। फंडामेंटल ड्यूटीज की आपको एक आर्टिकल का क्लॉज वाइज याद करना है कि इस क्लॉज में क्या था, इस क्लॉज में क्या था, कौन सा नई
फंडामेंटल ड्यूटी है और कौन कितनी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि 11 है 12 है, तो आंसर टू इट इज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक नई आई है 51A के। आपको ये इस अप्रोच से पढ़ना है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर डे 5 आपका डे 4 थोड़ा रिलैक्सिंग होगा क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करे होंगे, एंड इफ यू वांट टाइम मिलता है तो आप फंडामेंटल राइट्स थोड़े से रिवाइज कर लेना। फिर डे 5 आता है, डे 5 में द यूनियन प्लस द स्टेट्स, द यूनियन एंड द स्टेट्स आर समवॉट सेम, थोड़ा सा पूरा मतलब बॉडी पूरी सिमिलर है, बस अथॉरिटीज अलग अलग है, इसीलिए उनको आर्टिकल्स को आप कंपेयर करके पढ़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। द यूनियन में पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन है मेंस के लिए, द स्टेट्स में पावर्स ऑफ गवर्नर पे क्वेश्चन है। उसके बाद प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है, हाउस को समन कौन करता है, जॉइंट सिटिंग क्या होती है। तो इस अप्रोच से आप यूनियन और स्टेट्स को एक दिन पूरा डे 5 दीजिए। डे 6 पे आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ो, सेम ऐसे उसी अप्रोच से कि आपको आर्टिकल्स कंपेयर करके पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाउ कैन अ जज बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। उसके बाद पावर्स ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड पावर्स ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट, इसको आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से कंपेयर करके भी ये एक आंसर आप फ्रेम कर सकते हो। आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वैसे ही पढ़ना है पूरा एक दिन देके प्रीलिम्स और मेंस के अप्रोच से। डे 7 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स के लिए मैंने ये एक दिन इसलिए खाली रखा है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ये जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस के लिए तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा एक डे 7 इसके लिए दो। डे 8 में राइट टू प्रॉपर्टी प्लस ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स प्लस यूपीएससी एसपीएससी, यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तीनों का कंपैरिजन आता है। ये तीनों का प्रीलिम्स में भी कुछ कुछ चीजें पूछी जाती है, ये तीनों को डिफरेंशिएट करने आ सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी पे मेजर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो अमेंड हो चुका है, पहले फंडामेंटल राइट था अब नहीं है, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस आ सकता है, उसका आपको उसके लिए आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हो कि वो अमेंड हो गया तो उस अमेंडमेंट की क्या इफेक्ट है अब कंट्री पे, तो वो उस अप्रोच से आप राइट टू प्रॉपर्टी पे एक आंसर फ्रेम करके जा सकते हो। डे 9 में ट्रिब्यूनल्स कुछ आर्टिकल्स हैं, थोड़े ही आर्टिकल्स हैं, लेकिन तो क्योंकि अमेंडेड प्रोविजन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डे 9 में आप इलेक्शन कमीशन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं इसमें फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस। केस लॉज काफी हैं तो इसलिए मैंने ये प्रोविजन रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज पे तो आप सिर्फ प्रीलिम्स के अप्रोच से पढ़ के जाओ, मेंस पे क्वेश्चन कम चांसेस है। फिर डे 10 में दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट और रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बाद इमरजेंसी प्रोविजंस और अमेंडमेंट प्रोविजंस। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है और ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट प्रोविजंस पे केस लॉज हैं काफी सारे, आर्टिकल 13 से रिलेट करके आप सारे केस लॉज जो उनकी क्रोनोलॉजी है वो पूरी केस लॉज की क्रोनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी। आप अपने सिनॉप्सिस में वो चारों केसेस रखो, आपके दिमाग में रखो कि उस केसेस में क्या क्या हुआ था। इमरजेंसी प्रोविजंस में भी अमेंडमेंट थी काफी, इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड व्हाट इज गोइंग अराउंड दिस कंट्री, अभी तो इमरजेंसी प्रोविजंस ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। तो ये था एक 10 डेज का प्लान ऑफ एक्शन